ओके सो आज का हमारा टॉपिक वेबसाइट डिज़ाइन पे है। हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन पे बात करेंगे और इसके अलावा एक कवर पेज डिज़ाइन करके भी देखेंगे, ठीक है, कैसे डिज़ाइन होता है। मेन जो इशू आता है वेबसाइट डिज़ाइन में वो आर्टबोर्ड क्रिएट करने का आता है कि कैसे आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे, क्या स्टाइल होगा। एक चीज़ याद रहे कि जो आपका वेबसाइट डिज़ाइन का काम है, जो एज अ डिज़ाइनर हम कर रहे होते हैं, उसका मेन पर्पस सिर्फ ये होता है कि डेवलपर को ये बताना कि बटन किस जगह पे आएगा, उसका कलर क्या होगा, उसमें फ़ॉन्ट कौन सा होगा, टेक्स्ट किस जगह पे आएगा, इमेज कौन सा यूज़ होगा। डेवलपर्स को कोडिंग तो आती है, लेकिन उनको इशू ये होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि हमने कलर कौन सा यूज़ करना है, कौन से कलर कोड्स यूज़ होंगे, तमाम जो हमारे बटन्स वगैरह हैं, टेक्स्ट वगैरह हैं, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होगा। तो वही जो लेआउट हमने बना के देना होता है, नॉर्मली वो हम लोग इलस्ट्रेटर में बना के देते हैं और जो क्लाइंट है वो अपने डेवलपर से वो बनवा लेता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट मेरे इस तरह के भी हैं जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट दोनों का काम जानते हैं, तो वो एक ही अकेले ही ये सारा कुछ कर लेते हैं। इसके अलावा किसी ने अपने दोस्त के साथ लाइक शेयर रखा होता है कि वेबसाइट डिज़ाइन का काम आएगा तो डिज़ाइन मैं करूँगा, डेवलपमेंट आप करोगे, तो जो भी ओवरऑल कॉस्ट बनेगी। तो इस तरह से मल्टीपल मेथड्स हैं। आप सिर्फ डिज़ाइन का काम भी दे सकते हो। $100 $200 में नॉर्मली ये चीज़ सेल हो रही होती है कि मैं आपको वेबसाइट का डिज़ाइन दूंगा, ठीक है। तो आप ये भी काम कर सकते हो और ये काम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हर कंपनी को वेबसाइट चाहिए होती है और हर कंपनी चाहती है कि हमारी वेबसाइट अच्छे से अच्छे बने। अच्छा, वेबसाइट डिज़ाइन मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा उसके बारे में बताया भी था कि हम लोग जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स हमारे माइंड में होते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने मेक श्योर करनी होती है कि हमारी वेबसाइट में कवर हो रही हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ कल देखी थी कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन ओवरऑल हमारा क्रिएट हो रहा होता है और आज हम लोग जो बात करेंगे हम लोग बहुत डिटेल में इसको देखेंगे कि वेबसाइट एक्चुअल में जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें क्या कुछ आता है, ठीक है। और साथ में बहुत सारे सैम्पल्स भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप उसको भी देखते रहें कि वेबसाइट एक्चुअल में जो अच्छी वेबसाइट होती हैं वो कैसे डिज़ाइन होती हैं, ठीक है। सो साथ साथ मैं एग्जांपल्स दिखाता जाऊंगा और आप वेबसाइट देखते जाइएगा। कोई चीज़ समझ ना आए उसमें तो बता दीजिएगा। आई होप कि अब ये इस तरह की फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट है, याद रहे कि जो वेबसाइट का आर्टबोर्ड एक यानी कि एक सेक्शन जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेक्शन कवर पेज नज़र आ रहा है, तो ये 1920 1080 के अंदर नॉर्मली बन रहा होता है, ठीक है, 16:9 जो होता है। तो इसमें अब देखें तो ये डिज़ाइन क्रिएट करना कोई मसला नहीं है, बैकग्राउंड रिमूव करके इसमें चीज़ें प्लेस की हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ अच्छी है इसमें वो अलाइनमेंट वगैरह है चीज़ों की, ठीक है। और हर चीज़ जो है वो एक दूसरी चीज़ के साथ अलाइंड हुई हुई है। साथ साथ हम एग्जांपल भी देखेंगे मज़ीद। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजिटल एजेंसी की एक वेबसाइट है, इसको देखें तो आप ये बड़े इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने नीचे सर्विसेज दी हुई हैं अपनी और ऊपर उन्होंने अपना जो एक टैगलाइन है वो दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ गेटिंग स्टार्टेड कि आप यहाँ से मज़ीद हमारे बारे में जान सकते हैं। टॉप पे उनका एक बैनर आ रहा है। कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं तमाम वेबसाइट के अंदर कि उनके लेफ्ट पे लोगो होता है या सेंटर में लोगो होता है, टॉप पे बैनर होता है। इस तरह से कोई कवर इमेज वगैरह होगा एक टैगलाइन के साथ। इसके अलावा यहाँ पे नीचे उनकी सर्विसेज आ रही होंगी। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मली एक वेबसाइट डिज़ाइन करके क्लाइंट को दे रहे होते हैं। अब डेवलपर ये चीज़ नहीं क्रिएट कर सकता अपने माइंड के अंदर या डिज़ाइन के साथ, उसको कोड के साथ ये चीज़ कॉपी करनी आती है बड़े आराम से। मेरे पास जो डेवलपर्स हैं उनको मैं कह दूं कि आप वेबसाइट बनाओ, वो नहीं बना सकते कि जी नहीं आप हमें डिज़ाइन देते हैं वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम डिज़ाइन उनको क्रिएट करके देते हैं, फिर वो डेवलपमेंट उसकी कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली ये टू साइडेड चीज़ चल रही होती है। बहुत रेयर इस तरह होता है कि एक बंदा डिज़ाइनर भी है और वो एक अच्छा डेवलपर भी है, ठीक है। कंपनीज प्रेफर करती हैं ऐसे लोगों को। लेकिन ये होता है कि अगर वो डिज़ाइनर और डेवलपर दोनों है तो कहीं ना कहीं उसकी जो डिज़ाइनिंग है शायद वो ज़्यादा अच्छी ना हो या डेवलपमेंट बहुत अच्छी ना हो, क्योंकि दोनों जो हैं वो अलग अलग बात हैं। सो उसके बाद हमारे पास कुछ टिप्स हैं वेबसाइट डिज़ाइन की, उसको हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अच्छा, प्लान क्या होता है वेबसाइट का, इसको समझ लें अच्छी तरह से। हमने कल एक बात पढ़ी थी कि आपका एक गोल होना चाहिए वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, ठीक है, कि आप वेबसाइट डिज़ाइन क्यों करने लगे हैं और क्या वजह है उसकी। उसी चीज़ में आपका प्लान आ जाता है कि आपका एक्चुअल में क्या एक समझ लें कि रोड मैप क्या होगा कि क्लाइंट आया या यूज़र आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो क्या करने आ सकता है, ठीक है। उसकी यूज़र स्टडीज़ बनती हैं। फॉर एग्जांपल एक यूज़र आता है तो वो क्या क्या काम कर सकता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो सारे लिस्ट डाउन होते हैं। और फिर हर काम को हायरार्की में लेके आया जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारी वेबसाइट पे क्या है जो ये करेगा। और फिर देखा जाता है कि हम ये जो काम है ये सबसे पहले सबसे सामने दिखाएं, ताकि ये हमें पता है कि सबसे कॉमन काम है जो वो करेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है वेबसाइट किस चीज़ की बना रहे हो। फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल को पता है हमारा एक सर्च इंजन है और उसने वही यूज़ करना है, तो उनकी पूरी कोशिश है कि उनका जो सर्च इंजन है वो अकेला सामने नज़र आए।
इसके अलावा कोई किस तरह की वेबसाइट है, जैसे एयरबीएनबी की वेबसाइट है या ओएलएक्स की वेबसाइट है, जैसे दराज है, तो उनको पता है कि सबसे पहले उसने सर्च करना है यहाँ पे, या जो डिफरेंट हमारी कैटेगरीज है उन पर ब्राउज करना है। ऑर्डर बाद में करेगा जब वो एक चीज़ को देख लेगा। तो इसलिए हर तरह की जो ऐसी चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, वो सबसे सामने सबसे पहले दिखाई जाती हैं। ठीक है, और प्लान में यही होता है कि ये पहले पेज आएगा, उसके बाद ये पेज आएगा, इस पेज के ऊपर ये सारे बटन्स होंगे, इन बटन में से इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। तो ये सारा जो काम होता है नॉर्मली पेपर पे हो रहा होता है, ये हम लोग लैपटॉप पे डायरेक्ट बैठ के स्टार्ट नहीं कर देते। हमेशा वेबसाइट जो है वो पेपर से ही स्टार्ट होती है। जितने भी डिज़ाइन हैं नॉर्मली कोशिश यही होती है कि वो पेपर से स्टार्ट हो। ठीक है, पेपर से स्टार्ट होते हैं, करते करते चार्ट्स वगैरह पे जाते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास लैपटॉप वगैरह में कोई इस तरह के रोड मैप्स या वायर फ्रेम क्रिएट होते हैं। तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट लैपटॉप पे नहीं बैठ जाना वेबसाइट बनाने। अगर आपके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट है तो पहले आप अपने पास पेपर पे स्टार्ट करोगे और देखोगे कौन कौन से पेजेस के टोटल बनेंगे, किस किस चीज़ को एक पेज के अंदर रखना है, और उसके बाद फाइनल आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो रही होती है। यहाँ पे मैंने मज़ीद सैम्पल्स दिए हैं, मैं साथ साथ आप लोगों को मज़ीद सैम्पल देता जा रहा हूँ ताकि आप उसमें देखते जाएँ कि आप लोग अच्छी वेबसाइट्स कैसी होती हैं। ठीक है, सो ये उसने कंप्लीट एक वेबसाइट का होम जो पेज है वो दिखाया हुआ है, टॉप से उसकी टैगलाइन स्टार्ट हो रही है, नीचे उसने इजिप्ट के बारे में थोड़ी और डिटेल दी हुई है, करते करते उसने फाइनल आपको बुक नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो यहाँ पे जो भी फॉर्मेबल ट्रिप है यहाँ का वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, इधर पैरामिड्स की ओवरऑल टूरिज्म का आई गेस ये वेबसाइट क्रिएट की हुई है, उसमें उन्होंने इजिप्ट के बारे में बताया हुआ। ठीक हो गया। सो उसके बाद स्टार्ट योर डिज़ाइन ऑफ स्क्रीन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने हमेशा जो अपने डिज़ाइंस हैं वो ऑफ स्क्रीन स्टार्ट करने। ये मतलब नहीं है कि स्क्रीन ऑफ करके डिज़ाइनिंग करनी है, कोई इतने महान नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने स्क्रीन से बाहर डिज़ाइनिंग करनी है, आपने पेपर के ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर डिज़ाइनिंग नहीं होती इतनी जल्दी, आपके जो आइडियाज़ होते हैं वो इतनी जल्दी आपके स्क्रीन पर नहीं आते अनलेस कि आप पेंसिल और पेपर के साथ उसको पेपर पर उतारेंगे, क्योंकि आपका पेंसिल के साथ फ्लो डिफरेंट होता है, आपका माउस के साथ माइंड का फ्लो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आप लोगों ने पेपर पेंसिल स्टार्ट करना है और उसके बाद उसको फाइनलाइज करके इलस्ट्रेटर पे जाके क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा आपका जो होम पेज हो वो मिनिमल हो और क्लटर फ्री होना चाहिए। अच्छा, मिनिमल तो हमें थोड़ा बहुत पता है कि जी उसमें हम मिनिमल ये रखेंगे, लाइट फॉन्ट्स यूज़ कर दिया, मिनिमल सा कलर यूज़ कर दिया। क्लटर फ्री का क्या मतलब है? फ्री ऑफ क्लटर का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें, वो हम निकाल देंगे। ठीक है, उसको किसी और पेज पे ले जाएं, अलग पेज क्रिएट कर लें या उसको कैटेगरीज में क्रिएट कर लें। कोशिश ये करें कि आप लोग जो भी ओवरऑल पेज क्रिएट करें या सेक्शन क्रिएट करें उसमें आपके पास कोई फालतू चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर रही। ठीक हो गया। तो हम लोग सिंपल चीज़ें रखेंगे, क्लटर फ्री, कोई फालतू चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एक जॉब सर्चिंग पेज की। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने एक पर्सन का इमेज दिया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में माइट भी ऐसे बालों वाले बंदे को हायर करना इतना आसान ना हो, लेकिन बाहर इतना इशू नहीं है। ठीक है, वो पाकिस्तान में तो आपने जी ऐसी शर्ट क्यों पहनी हुई, ऐसे जूते क्यों पहने हुए, हम नहीं आपको हायर करेंगे, यानी ऐसी चीज़ें देखी हैं। सो यहाँ पे इन्होंने सर्च क्रिएट की हुई। अब इस तरह का पेज क्रिएट करना आई थिंक कि आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा, कोई इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे सर्च इंजन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि आप लोग कहाँ पे लोग हायर करना चाह रहे हैं और क्या जॉब टाइटल क्या है। ठीक है, सॉरी, आपने कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे, और नीचे उन्होंने बताया हुआ है कौन कौन सी कंपनीज की हमने हेल्प की है। तो इस तरह से ओवरऑल आपका वेबसाइट डिज़ाइन का होम पेज क्रिएट हो रहा होता है। बाकी फिर इसी के साथ नीचे जो बाकी सेक्शंस हैं वो भी आते जाएंगे। नॉर्मली ये होता है कि आपके पास जो भी कंटेंट होता है, टेक्स्ट होता है, वो आपको क्लाइंट दे रहा होता है, आपने जस्ट उसको अरेंज करना होता है और वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, डिज़ाइन के अंदर। उसके अलावा ये ड्रॉप बॉक्स है बिज़नेस, जो उनकी वेबसाइट है बिज़नेस साइड वाली, उसमें उन्होंने बहुत मिनिमल, बहुत क्लटर फ्री डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एक वाइट स्पेस को यूज़ करते हुए यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। मेरे नज़दीक थोड़ा सा इसमें गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन कमी यह है कि इस परचेज़ नाउ वाला जो इनका बटन था, इसको प्रॉपर यहाँ पे बटन की तरह दिखाया जा सकता था, इसको बेहतर डिज़ाइन कर सकते थे। ठीक है, बट खैर इन्होंने बहुत इसको लाइट दी, क्योंकि परचेज़ नाउ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनका कॉल टू एक्शन है, क्योंकि यहाँ से उनकी जो सेल है वो स्टार्ट हो रही है। उन्होंने बजाय इसके ट्राई फ्री फॉर 30 डेज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। वो चाहते हैं तो दोनों को ज़रूरी नहीं है कि दोनों ब्लू कलर में ही आएंगे, परचेज़ नाउ को वाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लू टेक्स्ट में लिखते तो उससे पता चल जाता कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और परचेज़ नाउ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
बट स्टिल ये बहुत छोटा है मेरे लिहाज से, इसमें थोड़ा सा और, क्योंकि देखें बॉडी टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है और ये फॉन्ट उससे भी छोटा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जा सकता था। खैर जी, डिज़ाइन विद विजुअल हायरार्की इन माइंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आप लोगों को हर डिज़ाइन के अंदर यही कहता हूँ कि विजुअल हायरार्की अपने माइंड में रखा करें जो भी आप लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन की विजुअल हायरार्की थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे ये एक पूरा चार्ट है जिसको लॉज ऑफ विजुअल हायरार्की भी कहा जाता है। ये कोई न्यूटन के लॉ की तरह नहीं है कि ये अप्रूव्ड लॉ है, ये जस्ट इंटरनेट के लोगों ने अपने लिए एक लॉ क्रिएट किया हुआ है जो वेबसाइट डिज़ाइन में विजुअल हायरार्की के लिए यूज़ होता है। इस पेज को एक दफ़ा देखें खुद से, और कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं एक दफ़ा बताऊंगा ज़रूर, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में कितनी चीज़ आती है। जो समझ आ जाए डेट्स फाइन। अगर आपको ये देख के समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहा है या कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो कमेंट में लिखें, ठीक है। लेकिन चलें मैं दोबारा बता देता हूँ इसमें हो क्या रहा है। टॉप पे उसने यहाँ पे दो समझ लें कि पॉइंट्स रखे हुए हैं, एक लो विजुअल प्रोमिनेंस का है, एक हाई विजुअल प्रोमिनेंस का है। कि आपने चीज़ को कितना प्रोमिनेंट करना है। क्या आप उसको बहुत कम प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो पेज पे हो लेकिन इतना प्रोमिनेंट हमें करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा राइट साइड पे कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है उसको, कि वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, साइज़ के लिहाज से उसका साइज़ क्या रखेंगे। अगर लो प्रोमिनेंस देनी है तो उसका साइज़ हम स्मॉल रखेंगे, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर उसका साइज़ छोटा रखेंगे क्योंकि वो लो प्रोमिनेंट है हमारे लिए। अगर हाईली प्रोमिनेंट करना है उसको तो लार्ज कर देंगे साइज़, ठीक है। ये तो हमें पता है, डिज़ाइन में हम ऐसा करते हैं। पोजीशन क्या होगी उसकी पेज पे, अगर हमारे लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो वो बॉटम ऑफ द पेज यानी कि फुटर में चीज़ आ रही होगी या एंड पे आ रही होगी पेज के। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है वो टॉप ऑफ द पेज आएगी। हम थोड़ा सा OLX को माइंड में रखते हैं, आप सबने OLX ओपन किया होगी कभी ना कभी लाइफ में। उसमें आपकी जो सर्च होती है वो सबसे टॉप पे होती है क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी कैटेगरीज टॉप पे होंगी, जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बॉटम पे होंगी क्योंकि उसको ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं देना चाहते, ठीक है। इसके अलावा कलर क्या होगा, अगर चीज़ प्रोमिनेंट नहीं है तो कलर कंट्रास्ट का लो कंट्रास्ट होगा, ठीक है। लाइट ग्रे कलर्स होंगे, लाइट कलर्स होंगे। लेकिन अगर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका माइट भी कोई यूनिक कलर हो या फिर स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट होगा उसका, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट क्या होगा उसका, अगर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिंपल टेक्स्ट में उसको हम लिख देंगे। अगर चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ कोई इमेजेस या आइकन्स यूज़ करेंगे, यानी कि कोई सर्विसेज है हमारी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसके साथ आइकन्स दिखा रहे होंगे या इमेजेस दिखा रहे होंगे। हमारी टीम है, हम उसके साथ इमेजेस दिखा रहे होंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसमें हम माइट भी वीडियो या मूवमेंट यूज़ कर रहे हो, माइट भी आपने कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है और वेबसाइट आपने उसकी बनाई है, या कोई मोबाइल एप्लीकेशन है आपकी, आपने उसकी वेबसाइट बनाई है। तो ये बताने के लिए कि वो काम कैसे करेगी, उसके लिए हो सकता है आपने कोई वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट किया हो और वो वीडियो आपने ऐड की हो। तो इस तरह का होता है, या एनिमेशन होती है, वीडियो होती है जो बता रही होती है आपके ओवरऑल सिस्टम के बारे में। तो ये वो बता रहे हैं कि अगर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, सिंपल आप टेक्स्ट में लिख दोगे जी हम ये काम करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो माइट भी आप उसके साथ आइकन्स या इमेजेस या ग्राफिक्स यूज़ कर रहे होगे। अगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप कोई एनिमेशन और कोई वीडियो ऐड करोगे प्रॉपर बताने के लिए काम कैसे करेगा, क्योंकि उस चीज़ का काम करना और उस चीज़ का बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब ये नीचे जो चीज़ है ये थोड़ी न्यू है आपके लिए, कि पोजीशन रिलेटिव टू अदर एलिमेंट, ठीक है, कि बाकी एलिमेंट्स के साथ उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो क्राउडेड होगी ऑन पेज, के बाकियों के साथ ही कहीं ना कहीं फिट किया होगा आपने उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए हो सकता है अलग से एक सेक्शन क्रिएट किया हो आपने। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप रेगुलर अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और आपके पास लेट से 12-13 क्लाइंट्स हैं, तो आपने उन सबके लोगोज जो थे अपनी वेबसाइट पे लगा दिए कि मैंने इन तमाम क्लाइंट्स के साथ काम किया। लेकिन कोई एक ऐसा क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल गूगल है या एप्पल है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आप सबको बताना चाहते हैं कि हमने इनके साथ भी काम किया है। तो हो सकता है कि आप अकेला सेक्शन क्रिएट करें और जिसके अंदर सिर्फ आपने यहाँ पे एप्पल के बारे में लिखा हो कि हमने एप्पल के साथ काम किया, उनको हमने ये सर्विस दी है, ठीक है। तो इस तरह आपके लिए चीज़ कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट है आप उसको अलग से रखोगे, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको क्राउडेड किसी भी चीज़ों के साथ ऐड कर दोगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से ओवरऑल ये चीज़ें काम करती हैं कि विजुअल हायरार्की किस तरह से काम करेगी, साइज़ में किस तरह रखना है, पोजीशन क्या होगी पेज पे, कलर क्या रखना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा और बाकी चीज़ों के साथ उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं इधर उधर फिट किया होगा, अगर इंपॉर्टेंट है तो पूरा सेक्शन अलग से हम उसको देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास जो कंटेंट होना चाहिए वो आसान होना चाहिए पढ़ने के लिहाज से। हम लोगों ने कल भी ये चीज़ देखी थी कि वोकेबलरी जो आपकी होनी चाहिए वो ईजी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो फॉन्ट हो वो रीडेबल लेजिबल हो, ठीक है।
याद होगा हम लोगों ने लीजिबल रीडेबल पढ़ा हुआ है, तो अब उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और आप लोग जो भी टेक्स्ट यूज़ करोगे वो पढ़ना आसान हो, ठीक है। यहाँ साथ साथ मज़ीद एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इसको भी देख लें। ये जो आप लोगों को मैं यहाँ पे सैम्पल्स दिखा रहा हूँ, आप कोशिश करें साथ साथ इनकी स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ताकि अपनी जो प्रैक्टिस है उसके लिए आप इस तरह की चीज़ें क्रिएट करें, ठीक है। उसके बाद आपके तमाम जो कॉल टू एक्शन हैं वो टॉप पे नहीं होने चाहिए। जो भी आपके कॉल टू एक्शन, आपको अच्छे से पता है कि जो बटन्स वगैरह हम क्रिएट कर रहे होते हैं जो किसी एक्शन की तरफ हमें लेके जाते हैं, वो सारे जो है हमने टॉप पे नहीं रखना। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, चलें अब आप मुझे गिन के बताएं इसके अंदर कितने कॉल टू एक्शंस हैं। काउंट करें और बताएं कि कॉल टू एक्शन कितने हैं इसके अंदर। 4 कॉल टू एक्शन है, लॉग इन, ट्राई इट फॉर फ्री, साइन अप फॉर फ्री और वॉच डेमो। अब ये हमने बात पढ़ी थी कि आपने बहुत ज़्यादा कॉल टू एक्शन टॉप पे नहीं रखने हैं, पहले में ही आपने कॉल टू एक्शन नहीं रखने। उससे क्या होता है कि जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है कि एक्चुअल में अब इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उसमें क्या होता है फिर कि आपके पास कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्लाइंट कन्फ्यूज हो जाता है कि अच्छा मैंने इनमें से किस पे क्लिक करना है। तो अब अगर गौर से देखें आप, तो लॉगिन का बटन, ट्राइड फॉर फ्री का बटन, साइन अप फॉर फ्री का बटन, ये तीनों आपको एक ही फॉर्म पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम किसी तरह मर्ज कर सकते हैं। सिर्फ ये जो वॉच डेमो वाला कॉल टू एक्शन है ये डिफरेंट है। तो बेहतर ये कि आप अगर ये वाला ट्राइड फॉर फ्री टॉप पे लिखा हुआ है तो ये साइन अप फॉर फ्री यहाँ से ख़त्म हो सकता है, तो एक बटन आप निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग अपने जो कॉल टू एक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा मुंह पे नहीं रखते उसके कि उसकी आंखों में तंग कर रहे हो कि पता नहीं किस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि हम लोग कॉल टू एक्शंस सारे टॉप पे ना रखें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपके जो विजिटर हैं उनके तमाम सवालों के जवाब अपने देने। ये हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे तमाम सवालों के जवाब उसको मिल रहे हैं, कैसे करेंगे ये? अच्छा, नॉर्मली डिफरेंट सजेशन आते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने क्लाइंट के तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं FAQs क्रिएट कर दें, कुछ कहते हैं कि हम लाइव चैट का ऑप्शन दे सकते हैं, कुछ AI बॉट्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे वो क्वेश्चंस करेंगे। इन सबसे पहले एक चीज़ है, और वो चीज़ ये कि आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन और उसका कंटेंट, उसका टेक्स्ट इतना क्लियर हो कि आपके क्लाइंट के माइंड में कोई सवाल उठे ही ना, ठीक है। आपने हर चीज़ ऑलरेडी इतनी क्लियर डिफाइन कर दी है ग्राफिक्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, कि अब उसके माइंड में कोई सवाल है ही नहीं। स्टिल आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत टेक्निकल है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि आप उसके लिए FAQs ऐड कर देते हो। FAQs से भी काम नहीं चलता तो आप फिर लाइव चैट वगैरह किस तरह के ऑप्शंस दे देते हो, ठीक हो गया। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हायरार्की इसमें भी वही है कि आप मज़ीद चीज़ें ऐड करते जाते हो। बट पहला जो स्टेप है इसका वो यही है कि आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन और उसके टेक्स्ट से पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है और ये क्या सर्विस दे रहे हैं, इसमें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक टाइम पे एक चीज़ दिखानी है, यानी कि आपके जो सेक्शंस आपके क्रिएट होंगे आपने उसमें एक टाइम पे एक कंटेंट दिखाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके डिफरेंट मीनिंग्स आ रही हो एक वेबसाइट के ऊपर, आप एक जगह पे एक बात कर रहे हो, दूसरी जगह दूसरी बात कर रहे हो। कोशिश करें कि एक सेक्शन एक मैसेज कन्वे कर रहा हो। यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये देखें, कोविड के बारे में उसने एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है। जिन लोगों को सेक्शंस का आइडिया नहीं है मैं दोबारा बता दूँ। फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, इसमें हाफ कट करके 2 दफ़ा दिखाया हुआ है, ठीक है, ताकि सारा पेज देख सकें। अब इसमें एक सेक्शन यहाँ ख़त्म हो रहा है और दूसरा ये शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है, फिर उसके बाद एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। नॉर्मली जो एक सेक्शन होता है उसकी जो विड्थ और हाइट होती है वो 1920 1080 होती है, ठीक है, उसी के अंदर हम क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या बात पढ़ रहे थे कि शो वन थिंग एट अ टाइम, आपने एक टाइम पे एक चीज़ दिखानी है। तो उसने पहले एक कवर क्रिएट कर दिया, ठीक है, कि आप अपने आप को क्वारंटीन रखें कोविड-19 में। उसके बाद यहाँ पे उसने लिखा हुआ है हाउ कैन इट स्प्रेड, कि ये कैसे फैल सकता है, ठीक है। उसने ये चीज़ यहाँ बताई हुई कि ये फैल कैसे सकता है। उसके बाद सिम्टम्स बताए हुए एक सेक्शन के अंदर, यानी कि हर सेक्शन में डिफरेंट मैसेज कन्वे हो रहा है। उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा हुआ है टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, और उसके बाद नीचे उसने बताया हुआ है कि कौन कौन स्टेप से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है क्लीन योर हैंड्स ऑफन, कि अपने हाथ धोते रहें, और यहाँ पे बाकियों से इतना क्लोज कांटेक्ट ना रखें। और फिर उसके बाद जो है आप कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे जिससे आप बाकियों को बचा सकते हो और लोगों को बचा सकते हो। और लास्ट में से बताया हुआ है कन्फर्म केसेस कितने हैं दुनिया में। तो ये हर सेक्शन जो है डिफरेंट मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी वेबसाइट भी जब क्रिएट करनी है तो उसका हर सेक्शन जो हो उसमें हर सेक्शन डिफरेंट आपका मैसेज कन्वे कर रहा हो, ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी अवेयर ऑफ फॉल्स बॉटम्स। इसका किसी को आइडिया नहीं होगा तो मैं ये समझा देता हूँ कि फॉल्स बॉटम क्या होते हैं। थोड़ा एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है और उसके अंदर 6 सेक्शंस आपने होम पेज पे क्रिएट किए हैं। ठीक है, दोबारा बता दूं कि ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन है। इसी तरह से आपने एक पेज डिज़ाइन किया है होम पेज पे और उसमें 6 सेक्शन डिज़ाइन किए हैं और 7th सेक्शन जो है आपका फुटर आ गया वहाँ पे। ठीक है, फुटर जो है आपका, उसमें आपने बाकी कंटेंट ऐड किया और जो फुटर है वो उससे पता चल रहा था कि वेबसाइट यहाँ पे एंड हो रही है, यानी कि पेज यहाँ पे एंड हो रहा है। और आपने फुटर का जो बैकग्राउंड है वो डार्क ब्लू कलर का रखा हुआ है। ठीक हो गया। आपका यूज़र आता है, वेबसाइट स्क्रॉल करता है, एंड पे वो फुटर देखता है डार्क ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वो कहता है ठीक हो गया, नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। नेक्स्ट पेज पे स्क्रॉल करता है, करते करते डार्क ब्लू कलर का फुटर आता है, वो वहाँ पे वेबसाइट का पेज एंड हो जाता है, वो अगले पेज पे चला जाता है। अगले पेज पे जाता है, स्क्रॉल कर रहा होता है, सेक्शन आता है एक, उसका डार्क ब्लू बैकग्राउंड होता है, वो उससे अगले पेज पे चला जाता है। अब जो तीसरे पेज पे वो गया था, वहाँ पे जो डार्क ब्लू बैकग्राउंड था वो फुटर का नहीं था, वो किसी और सेक्शन के अंदर आपने यूज़ किया हुआ था, लेकिन यूज़र को ऐसा लगा कि ये दोबारा से फुटर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैकग्राउंड, जो स्टाइल, जो फॉन्ट्स आप अपने फुटर में यूज़ करोगे, वही एग्जैक्ट लेआउट या स्टाइल आपने किसी और सेक्शन में यूज़ नहीं करना। ठीक है, अक्सर आप वेबसाइट देखोगे उनके जो फुटर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन में होते हैं, डिफरेंट स्टाइल में होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ होते हैं, ताकि पता चल रहा हो कि यहाँ वेबसाइट एंड हो रही है और वो स्टाइल वो किसी और सेक्शन में यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसको फॉल्स बॉटम कहा जाता है कि अगर आप यूज़ कर लेते हो तो क्लाइंट को ऐसा लग रहा होता है कि ये एंड आ गया है, बॉटम आ गया है, बट एक्चुअल में वो एंड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आपने जो स्टाइल, जो बैकग्राउंड आप फुटर में यूज़ कर रहे होगे, नॉर्मली बैकग्राउंड का इशू होता है कि बैकग्राउंड वो एग्जैक्ट जो होता है वो दोबारा किसी और सेक्शन में यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो आपने जो भी बैकग्राउंड कलर या इमेज या कोई भी स्टाइल आप यूज़ कर रहे हो, टेक्सचर यूज़ कर रहे हो, जो आपने फुटर में यूज़ करना है वो नॉर्मली आप किसी और सेक्शन में यूज़ नहीं करते। फिर फुटर में कौन सा बैकग्राउंड यूज़ करें? फुटर में नॉर्मली आपकी ब्रांडिंग का जो कलर है उसको डार्क करके फुटर में यूज़ किया जा रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने रखा हुआ है ये ब्लू कलर, ठीक है, तो इस ब्लू का जो डार्क कलर होगा वो फुटर के अंदर आएगा ताकि वो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट लगे। ठीक है, और फिर वो कलर और कहीं यूज़ नहीं हो रहा होता। उसके बाद यहाँ मजीद एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर इसने यहाँ पे फुटर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये एक फुटर का उन्होंने स्टाइल रखा हुआ है। अब ये स्टाइल और ये कलर बैकग्राउंड का और किसी सेक्शन में यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, इस लेआउट को भी देख लें, इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, अगर आपको कुछ लगता है कि आप इसमें से कुछ नहीं बना सकते तो भी बता दें। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों की तस्वीरें यूज़ करें। ठीक है, इंसानों की तस्वीरें यूज़ करें, उससे फील ये आती है कि ये जो वेबसाइट है ये भी इंसान ही यूज़ करें, हम इंसानों के साथ काम करना ज़रा ईजी समझते हैं। ठीक है, यहाँ उन्हें एग्जांपल दी हुई है कि हम लोगों ने पहले जो डिज़ाइन क्रिएट किया था उसमें ग्राफिक्स थे, फिर हम लोगों ने पर्सन ऐड किया अपनी इमेज के उसमें वेबसाइट के अंदर, तो उससे 1 और 2.5% हमारी जो रीच थी वो इंक्रीज़ होगी, क्यों हमने पर्सन का इमेज ऐड किया। ठीक है, उसके अलावा आप फेसेस यूज़ कर सकते हो विजुअल क्यूज़ के लिए। विजुअल क्यू का मतलब ये होता है कि विजुअली आप हिंट दे रहे होते हो कि यहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो आप फेसेस के थ्रू दे सकते हो। फेस बता रहा होता है कि इस तरफ देखें या उस तरफ देखें। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हीट मैप क्रिएट हुआ है। डिफरेंट कंपनीज अपनी वेबसाइट जो है वो एक लैब के अंदर डिफरेंट यूज़र्स को दिखाते हैं और उनकी जो आंख होती है उसको टैग कर रहे होते हैं कि वो आंख पहले किस चीज़ को देखती है। पहले इन्होंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया जिसके अंदर बेबी जो था वो यूज़र को देख रहा था। तो हम इंसानों की आदत होती है कि जो चीज़ हमें देख रही है हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ कि उसने जब चेक किया कि जो यूज़र है वो बेबी को देख रहा है, बेबी यूज़र को देख रहा है, यूज़र बेबी को देख रहा है, वो दोनों एक दूसरे को देखते जा रहे हैं और टेक्स्ट जो है वो कोई नहीं पढ़ रहा। ठीक है, उस पर रेड स्पॉट नहीं है, इसका मतलब है कि टेक्स्ट कम पढ़ा जा रहा है। उनको बात समझ आ गई कि हम बेबी को, जो उसका फेस है वो यूज़र की तरफ नहीं कर सकते। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विजुअल क्यू देते हुए बेबी का फेस जो था वो टेक्स्ट की तरफ कर दिया। सो यूज़र ने क्या किया, उन्होंने बेबी को देखा कि बेबी क्या चीज़ देख रहा है, उन्होंने देखा कि अच्छा टेक्स्ट देख रहा है, सो वो टेक्स्ट को देखना शुरू हो गया। तो इसलिए हमारी आदत होती है कि हम जब देखते हैं कोई इंसान किसी चीज़ को बहुत हैरस देख रहा है तो हम उस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इसी तरह से अपना टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये एक उन्होंने विजुअल क्यू दिया हुआ है कि आप अपने पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हो अपने यूज़र को क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूज़ एरोज एज अ विजुअल क्यूज़। अगर आपको पर्सन इमेज यूज़ करना अलाउ नहीं है, आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं जी हम इमेज नहीं यूज़ कर सकते, इससे डिफाइन हो जाता है कि हम लोग किस लाइक रेस के साथ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक अमेरिकन नहीं यूज़ कर सकते, वाइट नहीं यूज़ कर सकते,
अमेरिका में ये बहुत इशू है कि आपने जी इसके अंदर जो इमेज लगाया उसमें कोई ब्लैक पर्सन नहीं था। मैं अक्सर औकात जब क्लाइंट के साथ काम कर रहा होता हूँ, कोई इमेज यूज़ कर भी दूँ, स्टॉक इमेज को यूज़ करूँ, तो वो मना करता है कि इस तरह का कोई इमेज लो और इसमें कोई ब्लैक पर्सन भी हो। ठीक है, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ काम किया है और यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि वो हर तरह के जो रेस होती है उसके लिए सर्विस दे रहे होते हैं। सो इसमें फिर वो इमेजेस का इशू आ जाता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि आप एरोज़ यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगे कि इमेज जो है वो इतना पावरफुल नहीं है। यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि वही चीज़ है कि पहले उन्होंने एक ह्यूमन ऐड किया, ठीक है, कि जो आपके पास आपको देख रहा था। तो ये एक सीरियल किलर जैसी फील है इस बंदे की और इतना अजीब सा लग रहा है कि हमें देख रहा है और बाकी टेक्स्ट तो बिल्कुल भूल ही जाएँ कि आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ थी। सो उन्होंने वही वाली स्लाइड देखी हुई थी कि जी आप जो पर्सन है उसको दिखाएँगे उस तरफ तो जो आपका यूज़र है वो उस तरफ देखना शुरू कर देगा। तो यहाँ से उसने फॉर्म की तरफ देखना शुरू किया। तो अब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं इस फॉर्म के अंदर क्या चीज़ है जो ये बंदा इस तरह से इसको देख रहा है। तो स्टिल इतनी कंफर्टेबल फील नहीं आती इससे। सो उसके बाद उन्होंने इस बंदे को यहाँ से निकाल दिया और उन्होंने एरो इस तरह से ऐड कर दिया कि ये पढ़ें और उसके बाद ये फिल करें, ठीक है? तो ये एक मेथड उन्होंने कंप्लीट दिखाया हुआ है कि आपके पास किस किस किस्म से आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, आप खुद से व्यूअर को गाइड करते हुए कहाँ देखना है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है? ये मतलब कि हम हल्का सा क्यू दे रहे होते हैं उसका, ऐसा नहीं कि हमने उसको हाथ पकड़ के गाइड करके लेके जाना है। ये जस्ट हल्के से क्यूज़ होते हैं आपके पास कि क्या चीज़ पहले और क्या चीज़ बाद में। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग अवॉइड करते हो कि सोशल मीडिया आइकन्स जो हैं वो आपने हेडर में यूज़ नहीं करने, ठीक है? आपके जो सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं उनको कोशिश करते हैं हम फुटर में यूज़ करें, हेडर में ना यूज़ करें। इसकी क्या वजह है? ये यहाँ एग्जांपल दी हुई है। मुझे बताएं क्यों हम हेडर में यूज़ नहीं करते सोशल मीडिया आइकन्स? हेडर में इशू ये आता है आपके पास कि आपका जो क्लाइंट है अगर वो सोशल मीडिया आइकन्स के ऊपर क्लिक करता है और वो सोशल मीडिया पर चला जाता है तो वहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। उसे किसी दोस्त ने मैसेज किया होगा, वो कोई वीडियो देखना शुरू कर देता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, आपकी वेबसाइट से चला गया, उसने आपने जो पूरी वेबसाइट डिज़ाइन की हुई थी वो मिस हो गई है, ठीक है? तो इसलिए जो आपके सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं वो नॉर्मली बॉटम पे आते हैं कि वो आपका पूरा पेज देखे, आपके मैसेज को देखे, आपके मैसेज को पढ़े और फिर उसके बाद एंड पे आके वो सोशल मीडिया पे आपके जाए, ठीक है? तो इसलिए ये होता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप सोशल मीडिया जो है वो एंड पे रखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आया तो कहीं और ना जाए। ठीक हो गया? उसके बाद कीप इट सिंपल, कीप द वाइट स्पेस, ठीक है? हर डिज़ाइन में मैं आपको यही कहता हूँ और हर डिज़ाइन में आप मेरी ये बात नहीं मानते कि चीज़ों को सिंपल रखें, वाइट स्पेस को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास डिज़ाइन है एयरबीएनबी का, बिलियन डॉलर कंपनी और उनकी वेबसाइट जो है बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट है, ठीक है? इतना सिंपल ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आप इमेज साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितना सिंपल लोगों ने अपनी वेबसाइट्स को किया हुआ है, ठीक है? इसमें हल्की सी एक चीज़ है कि ये जो लोकल का वर्ड है ये ऑर्फन है, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा इस टैगलाइन को छोटा किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल ये अच्छी डिज़ाइन हुई हुई है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा क्लटर नहीं है। उसके बाद ऑप्टिमाइज लोड टाइम, कि आपकी जो वेबसाइट हो वो जल्दी लोड हो। हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम लोग जितने जो इमेजेस यूज़ कर रहे हैं वो जेपेग में यूज़ करें ताकि वो जल्दी लोड हो सकें। और उसके अलावा एस अगर यूज़ कर सकें तो एस में हम लोग अपने ग्राफिक्स को यूज़ करें, ठीक है? क्योंकि एस कोड होता है वो जल्दी रन होता है जिससे ग्राफिक क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ हमने कल भी देखी थी कि आपने जो लोड टाइम है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके अलावा थिंक केयरफुली अबाउट एलिमेंट प्लेसमेंट एंड साइज़। ये मैंने आपको वीडियो हायरार्की में बताया कि आप जो भी चीज़ जहाँ प्लेस करें उसको ध्यान से प्लेस करें, क्योंकि आपके पास उसी चीज़ से इंपॉर्टेंस क्रिएट हो रही होती है जो भी चीज़ जहाँ पे आएगी। और ये चीज़ कल वाले लेक्चर से आई है कि जो हम लोगों ने 2 वेबसाइट्स के एग्जांपल देखे थे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के, उसमें क्या था कि उन्होंने केयरफुली प्लेसमेंट नहीं की हुई थी, ठीक है? चीज़ों का साइज़ बहुत बड़ा किया हुआ था क्योंकि वो चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक हो गया? इसके अलावा यहाँ मज़ीद एग्जांपल्स दी नहीं है। सो उसके बाद हमारे पास आपका जो इंटरफेस हो वो आसान होना चाहिए, उसको सीखना आसान होना चाहिए, उसको यूज़ करना आसान होना चाहिए, उसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें ना हों, ठीक है? ताकि ईज़िली उसको समझा जा सके, देखा जा सके, जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होगे। उसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन क्रिएट करें, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो आपका, ठीक है? हमने कल भी देखा था, नॉर्मली जब आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप उसमें डबल डिज़ाइन कर रहे होते हैं। होम पेज आप जो आपका डिज़ाइन होता है वो लैपटॉप के लिए भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं 1920 1080 के अंदर, और जो आपका मोबाइल साइज़ है उसमें भी डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं अपने जो डेवलपर है उसको। जो मोबाइल का साइज़ है वो इसी को हम रोटेट कर देंगे वर्टिकली, यानी कि मोबाइल स्क्रीन साइज़ जो है वो 1080 इंटू 1920 है, ठीक है? उसकी विड्थ जो है वो 1080 है और हाइट जो है वो 1920 1080 है, ठीक है? ठीक है जी, तो यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो भी डिज़ाइन होगा वो दोनों
डिवाइसेस पे ठीक से चलना चाहिए, मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी। अब जो नई वेबसाइट्स आ रही हैं वो मोबाइल फर्स्ट हैं, कि उनका मोबाइल का जो डिज़ाइन होता है वो पहले बनता है और फिर उस डिज़ाइन के अंदर से वो लोग अपना लैपटॉप का डिज़ाइन या जो स्क्रीन का डिज़ाइन होता है वो क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 60% 70% हमारा यूज़र है वो मोबाइल पे है, तो हमें उनको माइंड में रख के डिज़ाइन क्रिएट करना है। ठीक है जी, यहाँ मज़ीद आइडियाज़ दिए हुए हैं डिज़ाइन के, ठीक है, इसको भी देख लें। अब देखें ये जो आप मसला आता है ना कि हमें आइडियाज़ नहीं आ रहे होते। अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हो कि इस बंदे ने इस इमेज को किस तरह से डिज़ाइन किया। अब ये स्टाइल आप अपने पोस्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, ये वाला स्टाइल। ठीक है, जिसमें लाइन पेन टूल से लगाई हुई हैं, ये स्टाइल अपने सोशल मीडिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह इंस्पायरेशन लेके आप चीज़ें बना रहे होते हो। आप लोगों को लगता है जो वेबसाइट डिज़ाइन है वो वेबसाइट में ही रहेगा, जो इधर पोस्टर का डिज़ाइन है पोस्टर में ही रहेगा। ऐसा नहीं, आप यहाँ से इंस्पायरेशन लेते हो और फिर उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए किसी और डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करते हो। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये कलर और ये कलर दोनों साथ अच्छे लगते हैं, हम इन दोनों कलर का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दो हेडिंग किस तरह से दी हुई है, यहाँ लाइन लगा के और टॉप पे एक हेडिंग है और उसके नीचे फिर दूसरी हेडिंग है जैसे यहाँ पे दी हुई है। तो ये चीज़ें यहाँ से आप सीखते हो। ठीक हो गया, यहाँ मज़ीद और एग्जाम्पल्स हैं, इसको देख लें, इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। मैं एक आध इस तरह का लेआउट भी क्रिएट करवा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक हो गया, ये फॉर एग्जांपल अगर आप देखो इसमें सिंपल बाय रेंट और सेल का ऑप्शन दिया हुआ, स्टार्ट योर प्रॉपर्टी, सर्च हेयर, ये समझ लें कि ज़मीन.com की तरह ही है। ठीक है, और बहुत सिंपल डिज़ाइन है इनका। उसके अलावा ये डिज़ाइन है, इसको देख लें। अभी देखिए हमें पता चला कि फ़ॉन्ट्स इस तरह के अच्छे लगते हैं, कलर ये अच्छा है, प्रोसेस दिखाना तो उसका ये एक स्टाइल भी मौजूद है। ठीक है, ये 3 वेबसाइट्स हैं जिससे आप इंस्पायरेशन ले सकते हो डिफरेंट वेबसाइट डिज़ाइंस की। ठीक है, awards.com मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, बिहेंस तो आपको बहुत अच्छे से आती है, ड्रिबल ज़रा न्यू वेबसाइट है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर वेबसाइट डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा काम है, यूआई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होती है इसके ऊपर। ठीक हो गया, सो ये 3 वेबसाइट्स हैं फॉर द इंस्पायरेशन। और उसके बाद ये स्क्रीन साइज़ हैं। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट स्क्रीन साइज़ है वो 1920 है, मोबाइल स्क्रीन साइज़ जो है वो 1080 इंटू 1920। ठीक है, उसी को हम रोटेट कर देंगे, ये अपने पास नोट कर लें। उसके बाद ये 4 वेबसाइट हैं जो आप फॉर समझ लें कि प्रैक्टिस ले सकते हैं, इनको रिक्रिएट रीडिज़ाइन कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स को नोट कर लें अपने पास, और जब आपके पास टाइम हो आप इनको डिज़ाइन करेंगे सिंपल इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया, मैं एक इसमें से ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास बेसिक एजेंसी देखते हैं। इनके एनिमेशन वगैरह दिए मैंने, यहाँ पर टॉप पे टेक्स्ट दिया। अब इस तरह की ये चीज़ आप क्रिएट कर लोगे। ये वीडियो है, इसकी जगह कोई भी एक इमेज लगा लीजिएगा, वीडियो वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये देखें सिंपल यहाँ पे एक उनका डिज़ाइन है, ये टेक्स्ट है। अब इसको रीडिज़ाइन कर सकते हो, बेहतर कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिंपल टेक्स्ट आपको मिल रहा है। अब कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है इनका, आप इसको ज़रा बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक ये है, अगर आप एग्जैक्ट कॉपी डिज़ाइन करना चाह रहे हो, रीडिज़ाइन नहीं करना चाह रहे, उसके लिए पेपर पिलर है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें तो इस तरह के आप लेयर वगैरह क्रिएट करके, आइकन्स वगैरह ऐड करके इस तरह से ठीक है, एग्जैक्ट बेशक आप यही इलस्ट्रेशन ना यूज़ करो, बट आप इस तरह की कोई भी इलस्ट्रेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है। अच्छा, एयरबीएनबी को देख लेते हैं। पहले मैं awards.pk लगा दूँ आपको, सॉरी awards.com। ओके, अब ये वेबसाइट है, इसके ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स को अवार्ड्स दिए जा रहे होते हैं। ठीक है, बेस्ट वेबसाइट ऑफ द मंथ, बेस्ट वेबसाइट ऑफ द वीक, इस तरह के जो आपके अवार्ड्स वगैरह होते हैं, नॉमिनीज़ होते हैं। उसके अलावा इसमें बताया होता है कि क्यों वेबसाइट को पसंद किया गया है, क्या वजह है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक सेकेंड, ये विनर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन्होंने विन किया है। इससे आपको कंटेंट मिल जाएगा, उनकी ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। फॉर इंस्टाग्राम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे लोगों ने अपने रेटिंग वगैरह दी हुई है और इसमें हम वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं।
ठीक है जी, तो यहाँ पे मज़ीद उन्होंने इस तरह से अपने डिज़ाइन वगैरह दिए हैं। इसमें इंग्लिश पे क्लिक कर लेते हैं हम और हमारे पास इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। अलाउ कुकीज़, इसमें सेव पे क्लिक करते हैं। ये देखें सिंपल वेबसाइट है। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे डिज़ाइंस हैं, इसको देखते जाइएगा और आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जी, एयरबीएनबी को क्या हो गया है? ओए होए 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 होए। अच्छा, एक्सप्लोर नियर बाय। इन्होंने इलस्ट्रेटिव स्टाइल की तरफ चले गए हैं लोग। ठीक है, नॉट बैड, लेकिन पहली वाला डिज़ाइन ज़रा ज़्यादा आसान था। ठीक हो गया। ये इलस्ट्रेशन की तरफ इसलिए जा रहे हैं माइट बी कि पहले वाला डिज़ाइन शायद बहुत खाली खाली लग रहा था। दूसरा मैंने आपको जैसे चीज़ बताई कि इमेजेस नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये अपनी सर्विस पूरी दुनिया में दे रहे हैं, तो किसी स्पेसिफिक रेस का इमेज नहीं आ सकता, इसलिए वो इलस्ट्रेशन यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, सो हम लोग एक डिज़ाइन क्रिएट करके देख लेते हैं। ठीक है जी, सो अभी हम लोग एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फाइल में जाके न्यू पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं और हमें उसके 5 सेक्शंस बनाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ 1920, विड्थ जो है 1920 और हाइट जो रखेंगे 1080 इंटू 5। ठीक है, 1080 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 लिख रहे हैं। आर्टबोर्ड एक ही क्रिएट करेंगे, बाकी सारा कुछ ठीक है। इसको क्रिएट कर देंगे तो इस तरह से आपके पास एक पूरा आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स 1080 को हमने किया क्योंकि हमारी हाइट 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि सेक्शंस 5 हैं। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल आर से मैं रूलर लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे टॉप पे आपके पास एक मैंने यहाँ गाइड ऐड की और एक बॉटम पे। उसके बाद सेक्शन में डिवाइड करना इसको 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये 5 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। इन सेक्शंस को इक्वल करना है, इन सबको सिलेक्ट किया, अलाइन में गए, अलाइन टू सिलेक्शन और यहाँ से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। ये चीज़ें अब बहुत आसान हैं और आपको अच्छे से आती हैं। इनको लॉक कर लें गाइड्स को और अब ये आपके पास 5 सेक्शंस क्रिएट हो गए हैं। इनके अंदर अब आपने डिज़ाइनिंग करनी है सारी। अच्छा, अब हम लोग ने यहाँ पे एक सिंपल होम पेज यहाँ पे कवर डिज़ाइन करता हूँ। सिंपल हम लोग यहाँ पे एक इमेज ऐड करते हैं। एक हम लोग एयरलाइन की डिज़ाइन कर रहे हैं वेबसाइट। ठीक है, उसका कवर डिज़ाइन करते हैं, एयरलाइन फॉर एग्जांपल अगर वो डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको मास्क करके इमेज को मैं इधर ले आता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब सिंपल एक लोगो आ जाएगा। ठीक है, उसका और साथ में उसके हम यहाँ पे जो उसके टॉप पे बटन्स वगैरह आते हैं वो क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे उसको देख लेते हैं। सिंपल आपके पास यहाँ पे एक सेकंड, लोगो मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये मैवरिक के नाम से मैंने लोगो रखा हुआ है और इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे। एक बेहतर तरीका ये कि आप यहाँ पे इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर लो कि आपका जो भी हेडर होगा वो इससे ऊपर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और उसके सेंटर में होगा। ठीक हो गया। और इसी के साथ आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लो। यहाँ पे अब हम लिख लेंगे जी फॉर एग्जांपल डिस्कवर। इसका फॉन्ट चेंज कर लें। अभी जस्ट मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, फिर इनको हम अलाइन कर लेंगे। ये माइक रख के डिज़ाइन करना भी एक अजीब एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, एक्सपीरियंस, उसके बाद यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन होता है उस पर एयरलाइन की वेबसाइट पे। ठीक हो गया। और चलें, ये 4 फिलहाल काफ़ी है, इसके अलावा एक कॉल टू एक्शन ऐड करते हैं। सो इन सबको मैं करूँगा जी अलाइन टू मिड और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसको इधर कर लें और ये सही है। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप एक बटन ऐड कर लो। बटन को हम यहाँ से इधर प्लेस करते हैं और कलर मैं दूंगा इसका ये वाला।
इसको रोटेट कर लें इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग साइन अप। ठीक हो गया। इसको ग्रुप कर रहा हूँ और इन सब को आपस में एक दफ़ा लाइन कर लें, थोड़ा सा इधर कर लें, क्योंकि वर्डिंग जो है उसकी लेंथ में फ़र्क है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आ रही। ठीक हो गया, परफेक्ट। ठीक है जी, ये आपका हेडर आ गया। अब आपने एक और काम करना है कि इन सबको सिलेक्ट करके, सॉरी ये ग्रुप नहीं हुआ, इसको ग्रुप करें, और इन सबको सिलेक्ट करके जो आपके पास नीचे वाले ये हेडर की चीज़ें हैं, इनको आपने एक दफ़ा मिड में अलाइन कर लेना इस तरह से, ताकि सारे आपस में मिड में अलाइन हो। ठीक हो गया। जब हम इसको गाइड को यहाँ रख के चेक कर लेता हूँ, मेरी चीज़ थोड़ी सी ऊपर आएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा ये चीज़ें थोड़ी सी बाहर हैं, इनको हम थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे लेके आते हैं इस जगह पे। ठीक हो गया। टॉप पे हमने हेडर क्रिएट कर लिया। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास फॉर्म वगैरह आता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है एयरबीएनबी का फॉर्म वगैरह, ये जो सिस्टम पूरा क्रिएट होता है, ये मैंने बना के रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। लेकिन ये आप बना सकते हैं सिंपल, ये बैक पे उसने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और ये टेक्स्ट है सिंपल। ठीक है, टॉप पे वो आपके पास टू कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें। इसको यहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें अगर चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल लाइंस हैं और टेक्स्ट हैं। ठीक है, इनकी अलाइनमेंट को अरेंज करने में टाइम लगता है, इसलिए पहले से बना के रखा हुआ है। कोई इसमें चीज़ आपको ना समझ आ रही हो कैसे की हुई है तो बता दें। एज सच इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि जो बहुत मुश्किल चीज़ हो। आइकन है सिंपल, यहाँ पे उसने प्लेस होल्डर दिए हुए हैं, उसने क्या मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ के अंदर नहीं है ऐसी जो बहुत मुश्किल हो। ठीक है, सिंपल यहाँ पे चीज़ें वगैरह ऐड की हुई कि पैसेंजर कितने होंगे, क्लास कौन सी, इकॉनमी क्लास है, बिजनेस क्लास, ये जस्ट अपने डेवलपर को बताने के लिए कि किस तरह से फील्ड्स क्रिएट करनी है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद इसका यहाँ पे एक कॉपी लेके आते हैं, अरेंज प्रिंट टू फ्रंट बटन थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, और इसके बाद इसको हम कर लेते हैं अलाइन टू आर्टबोर्ड और सेंटर और अनडू, और इसको हम कर लेंगे सर्च। ठीक हो गया, सिंपल यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी टैगलाइन ऐड कर लेते हैं, वेयर वुड यू लाइक टू फ्लाई। ओके, इसमें से ठीक हो गया। सो इस तरह से आपके पास एक कवर आ जाएगा। इसमें अब और मज़ीद चीज़ें आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। क्लाउड अगर आपको मज़ीद दिखाना चाहते हो तो इसमें यहीं से इसमें दिखा सकते हैं आप इस तरह से। ठीक हो गया। और कोई चीज़ ऐड करनी हो तो बता दें, बाकी मैं इसमें देखता हूँ कोई और लेआउट क्रिएट कर सकें। अच्छा, अब इसके साथ यहाँ पे दूसरा सेक्शन आ जाएगा। अब इस सेक्शन के लिए आप या तो यही कलर अगर हम ट्राई करें तो कैसा लगेगा, जस्ट फॉर इंस्टेंस चेक करने के लिए कि यही कलर अगर ऐड करें। उस तरह की सेमलेस फील नहीं आ रही। अच्छा, इसमें से मैं कोई लेआउट दिखाता हूँ आपको जो हम बना सकें। जो हमारे एयरपोर्ट वाले के साथ चल रहा है, ये फॉर एग्जांपल नीचे चीज़ें हैं। ये अब इमेजेस आसान है, ये आप गोल गोल कर लेंगे। मैं आपको ये बनवा देता हूँ, ये जो चीज़ यहाँ बनी हुई है। ठीक है, ये इसने ये जो चीज़ बनाई हुई है। ठीक है, स्पेशल ऑफर्स, चेकआउट आवर स्पेशल ऑफर्स
टूर, ठीक है, ये मैं आपको बनवा देता हूँ। अच्छा, इसमें आ जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट, स्पेशल ऑफर्स, और इसका कलर भी यही कर दें। ठीक हो गया। चेक आउट द मोस्ट visited locations. Explore the most visited locations. ठीक है जी, ये चीज़ आ गई टॉप वाली। अब यहाँ पे नीचे जो ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है इसको देख लेते हैं। सिंपल हम लोग यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे राउंड रेक्टेंगल, तकरीबन इतना क्रिएट कर लें और इसको हल्का सा यहाँ से राउंड कर लें, ठीक है। और यहाँ से आप इमेज ले आओ कोई भी, फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज ले आते हैं। इस तरह से, और इसको अरेंज सेंड टू बैक, इसको दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्लिप हो गया दोनों। और हमें बैकग्राउंड पे आएगा कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा ये बैकग्राउंड नज़र आए। इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वाइट ही है, इसके इमेज इस तरह के। हम इमेज चेंज कर लेते हैं हमारा, क्योंकि इमेज का वो लाइट स्काई में जा रहा है। एम्बेड, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे उसमें लाइट ब्लू सा ऑरेंज सा कलर दिया हुआ है, हम लोग इसके अंदर यहाँ पे, ठीक हो गया। इसमें से लाइट ग्रे कलर भी दे सकते हैं आप लोग, और इसके अलावा वही जो पिंक कलर है हमारे पास, बल्कि ब्लू कलर, इसको भी हम लाइट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, ये वाला जो राउंड स्टाइल था ये क्रिएट हो गया हमारे पास। इसका हम थोड़ा इसको ऊपर करेंगे और इसको ग्रुप करके हम छोटा कर लेंगे इस तरह से। इन तीनों को सिलेक्ट करें और अलाइन टू सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तीनों को ग्रुप करें और अलाइन टू आर्टबोर्ड और सेंटर, ठीक है। यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इनको बड़ा कर लें, इस तरह से आ जाएंगे। बाकी इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे रोम और लेफ्ट लाइन, ठीक हो गया। इसके स्टार वगैरह आ जाएंगे। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ये आपको लेआउट बनाना सिखा रहा हूँ, कलर्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे अभी, ये कोई 5 मिनट में डिज़ाइन थोड़ी बनते हैं, या मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट करते हो फिर चीज़ बनती है। या दूसरा ऑप्शन ये कि हम वही डार्क ब्लू जो बैक पे कर रहे थे उसी से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। ओके,
यहाँ पे आ जाएगा रोम, एक सेकेंड, कैश में चला गया था, रोम और इटली। ठीक हो गया। और इसके बाद आप इसको कर लें जी यहाँ से बोल्ड, और नीचे स्टार वगैरह ऐड किए, यहाँ पे स्टार बना लें जी आप। इधर से शेप में जाके स्टार टूल से आप कर लें जी, ओके स्टार आ गया आपका। और इसको आप कलर दे दें। बाकी इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉम, और ये वो स्टार्टिंग फ्रॉम। हाँ, इस लेआउट को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं हम, इसको ऊपर ले जाएंगे। ग्रुप कर लें। और इसके बाद डिटेल्स, उसके लिए हम यही वाला बटन ले आएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। इसको कर लें आप बुक नाउ। और आपने जो ऊपर स्टाइल रखा हुआ है उसको भी यूज़ करते हुए इस तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जगह खाली हो जाएगी तो इसको हम यहीं पे रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब मसला ये होगा कि हमने बहुत इसको रंगीन रक्षा बना दिया। इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा इससे हम कलर अरेंजमेंट किस तरह से करें, या फिर हम इसका इमेज चेंज करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, फिलहाल जस्ट लेआउट बता रहा हूँ कि हमने लेआउट क्रिएट कर लिया, कलर सेट करने वाले हैं। बहरहाल आप लोगों को आइडिया होगा कि चीज़ किस तरह बनेगी। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। ये फाइनलाइज डिज़ाइन नहीं है, इसके अंदर अभी कलर वगैरह चेंज होंगे। बाकी हो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी कि वेबसाइट किस तरह से हम नीचे सारी इस तरह डिज़ाइन करते जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक कोई बता दें। आगे कमिंग लेक्चर्स में हमारे पास टाइम हो तो हम मज़ीद एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ सेक्शंस वगैरह क्रिएट करने में थोड़ा इशू होता है। चलें, ठीक है, ओके। आई होप यहाँ तक अब चीज़ें क्लियर होंगी। इसको फिर हम क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह कल नई चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।